नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, फार्मूले देखेंगे और प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, इतना करेंगे। बाकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप कमेंट करना, मैं उनके जवाब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि आपको पता चल गया है कि चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। क्या आपको पता है पिछली क्लास 9th की क्लास में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा, और अगर आपको पता है देन आपको फटाक से कमेंट में बताना है कि रियल नंबर होते क्या है। ठीक है जी, तो रियल नंबर स्पेशली क्या होते हैं उसके लिए मैंने एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। उसके अलावा मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जिन्हें आपको नोट करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रियल नंबर स्पेशली होता क्या है। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रियल नंबर नाम से समझ में आ रहा है कि वास्तविक संख्या है। स्पेशली अब इस डायग्राम को देखकर आपको एक चीज़ का आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ भैया 9th क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर स्पेशली जिसमें हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भैया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यहाँ पर पी क्या है, पी हमारा न्यूमरेटर है और क्यू क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप कहोगे जी भैया पढ़ा था। और यहाँ पर पी और क्यू क्या है, यहाँ पर अगर आप पी एंड क्यू देखेंगे ये बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से। किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या है अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर है जी? आप कहोगे ठीक है भैया इतना समझ में आ गया। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ ऐसा देखा होगा 3.1 2 3 और फिर पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है, तो हम इस चीज़ को इरेशनल नंबर के कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा √3। ठीक है, इसके अलावा जैसे 2 √5, तो ये सभी क्या है, ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। क्या नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। चूंकि हम लोग बात कर रहे थे रियल नंबर, तो रियल नंबर की कैटेगरी में हमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों कैटेगरी के नंबर्स को पढ़ना होता है। और इसी में हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स में आपके पास क्या होता है, देखो जीरो होता है, प्लस का 1 होगा और माइनस का भी 1 होगा। ठीक है, उसके अलावा प्लस का 2 होगा और माइनस का भी 2 होगा। ठीक है, प्लस का 3 होगा तो माइनस का भी 3 होगा। नंबर लाइन पर जैसे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो तो वहाँ पर राइट साइड में क्या होता है, प्लस के नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, और मिड पॉइंट में आपके पास जीरो होता है ना। सेम पैटर्न में वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर की बात करेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो के बाद 1 आता है आपका, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। ये ऐसे पैटर्न पर चलते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर यानी कि नेचर में हर एक चीज़ एक ही है। अर्थ की बात करें, मून्स की बात करें, सन्स की बात करें, तो ये सभी क्या है, एक ही है। तो नेचर यानी कि नेचुरल, तो 1 2 3। ठीक है, नेचर की बात होगी तो वहाँ पर हर एक चीज़ एक ही है ना, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में हमें इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर को पढ़ना होता है। इंटीजर्स जिसके पास जीरो होता है, प्लस का 1 होता है, माइनस का 1 होता है, प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक है, ऐसा चलता है। उसके बाद होल नंबर जिसके पास जीरो होता है, 1 2 3 ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में। और नेचुरल नंबर में 1 2 3 होता है, इसके पास जीरो नहीं होता और माइनस के नंबर नहीं होते। याद रहेगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज में हमसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम होती है या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होता है, कि आप उसको पढ़ चुके हैं या आपने उस मेथड को समझा है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा है तो यहाँ पर मैंने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये पीपीटी बना ली थी, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने ये पहले ही थ्योरम पढ़ी है। कौन सी थ्योरम है जी? उस थ्योरम का नाम है, क्या नाम है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना कैसे, जैसे आप
किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो, ठीक है, जैसे p/q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 468 और इस चीज़ को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप सिंपल सा ऐसे 2 लिखते थे अभी तक, ठीक है, और 468 ऐसे लिख के आप इसको डिवाइड कर देते थे, ठीक है ना, करते थे ना, आपको कि जी भैया। तो यहाँ पर 2 क्या है, तो यहाँ पर 2 क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है, ये 2 क्या है यहाँ पर, डिवाइज़र है, क्लियर है जी, याद रखना 2 क्या है यहाँ पर, डिवाइज़र है। और 468 क्या है यहाँ पर, 468 क्या है हमारे पास, डिवाइडेंट है, ठीक है, 468 हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट है। अब जितनी बार हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 2 2 जा 4 होगा, फिर 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है, तो 2 3 4 ये क्या आया हुआ है, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, कोएफिशिएंट आया हुआ है, ठीक है, 2 3 4 क्या आया हुआ है, कोएफिशिएंट, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर लास्ट में बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास यही नंबर निकल के आ जाएगा 468, ठीक है। तो इस थ्योरम को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या है वो यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है, थ्योरम को नोट कर लेना, ठीक है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में बात करेंगे तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये थ्योरम आपको याद रखनी है और इसी के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से HCF फाइंड आउट करना है, इवन आप इसको भाग विधि से डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट करना भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट HCF बाय यूजिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर बाय डिवाइडिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल जो दिया गया है उसी को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल क्या दिया गया है, यहाँ पर 135 एंड 225 में आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो वैसे HCF फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, बट हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न मेथड की बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड, ठीक है, आप इसको लिख लेना, ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, यूक्लिड डिवीज़न मेथड ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पर 135, ठीक है, एंड आपको 225, इन दोनों में HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है जी, HCF। अब वो निकलेगा कैसे, तो यहाँ पर आपको डिवीज़न मेथड से करना है, तो जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उससे हम बड़े नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 135, ठीक है, डिवाइड 225, ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, देखो 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही रखते हैं, ठीक है। तो 135 1 जा 135, ठीक है। अब इसमें से इस चीज़ को घटाएंगे, अब डिवीजन में आपको सब्सट्रैक्शन करना तो आता ही होगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, ठीक है। 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो फिर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और फिर हमारे पास कितना बचेगा, 0, यानी कि जो रिमाइंडर अब बचा है। अब यहीं पे आपको ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। अब 9 देखो 135 के टेबल में क्या 90 आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसे केस में आपको जो रिमाइंडर बचेगा उसी से उस नंबर को डिवाइड करना है जिससे अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे, यही यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक मेथड है। और 92 जा क्या हो जाएगा, 180, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स इसको ले जाएंगे, तो 90 1 जा 90, और घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 45। अब देखो 45 क्या 90 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो अब जो रिमाइंडर बचा है उसी से हम 90 को भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो अब 45 2 जा कितना होता है, 90, अब घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, यानी कि आप तब तक डिवाइड करिए जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि भी, हाँ क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न जो एल्गोरिदम थी उसके थ्रू ही हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, 135 से 225 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। 225 यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, 225 यहाँ पर क्या है भाई, देखना भाई, यहाँ पर 225 क्या है, डिवाइज़र है, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी डिवाइडेंट इक्वल, ठीक है, क्या पढ़ा था, डिवाइडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवीज़र के, ठीक है, इसको स्मॉल डी लिखते हैं, डिवीज़र, ठीक है, डिवीज़र मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसी चीज़ को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्म में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो 225 किसके इक्वल होगा, ये 225 देखो 135 और 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो 135 मल्टीप्लाई 1, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था, रिमाइंडर हमारे पास 90 था, तो यहाँ पर हम वो 90 भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम 135 को डिवाइड कर रहे थे, तो 135 इक्वल में हमारे पास कितना था, 90 था, 90 को हमने
1 टाइम्स मल्टीप्लाई करी थी और रिमाइंडर क्या बचा था 45, तो इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक लिखेंगे। फिर हमने 90 को डिवाइड करा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, क्या लिखेंगे 90, ठीक है। 90 किसके इक्वल होगा 45, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0, ठीक है। तो अभी हमने जिससे डिवाइड करा था और रिमाइंडर हमें 0 मिला था, यानी कि फाइनली आंसर यानी कि 45 था जिससे हमने डिवाइड करा था, तो क्या मिला था 0 रिमाइंडर मिल गया था। यानी कि हमारा यहाँ पर जो HCF निकल के आएगा वो 45 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 45, ठीक है। तो यहाँ पर 45 ही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और लास्ट में जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए एंड वही आपका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर है जी। इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन मेथड अगर नहीं कहता तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो कि आपने 8th क्लास में 9th क्लास में सीखा था। अब हम वो मेथड भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले मैं आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन एक करा देता हूँ जो काफ़ी बार पूछा गया, और यहाँ पर वो फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा होगा आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करना, ठीक है जी। फार्मूला आप ध्यान से देखने का प्रयास करना। वो फार्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द HCF आपको निकालना है, जहाँ पर 96 दे दिया गया है और 404 दे दिया गया है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस द फाइंड द LCM, ठीक है। आपको यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है एंड HCF भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपके पास कुछ दिया गया है क्या, यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं दिया गया, तो पहले आप क्या करिए HCF या फिर LCM निकालिए। और जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से जो डेटा है हमारे पास वो यही है कि मान लेते हैं एक नंबर हमारे पास क्या दिया गया है 96 दिया गया, ठीक है। और दूसरा यानी कि B इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है 404 दे दिया गया है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे, ठीक है, तो HCF निकालना कितने लोगों को आता है, तो इन दोनों का HCF कितना निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा भाई। कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया आपको कैसे पता, अभी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो एक नंबर दे दिया गया था 96, दूसरा नंबर भी 404 था, देखो यहाँ से लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आपको भैया HCF कैसे निकाला, आप ये मान के चलिए आपने ही निकाला है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये मान के चलिए आप ही ने निकाला है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे करना है आपको भी, ठीक है। अब हमें LCM निकालना है, तो ऐसे केस में आपको मान लेते हैं 3 चीज़ें दे दी गई, 2 नंबर दे दिया गया और HCF और LCM में से कोई एक नंबर दे दिया गया और तीसरा आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ आ सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन आप VIP कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेना है, बाकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है जी। तो कंसेप्ट पर आपको काम करनी है। तो मान लेते हैं आपके पास 3 चीज़ें दे दी गई और आपसे LCM पूछ लिया गया या फिर HCF पूछ लिया गया, तो ऐसे केस में आप फार्मूला एक याद रखिएगा, ठीक है। मैं ये फार्मूला लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है HCF, ठीक है, HCF और LCM का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फार्मूला है, HCF और LCM का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या होता है, वो 2 नंबर होते हैं जो ऑलरेडी हमें दिए जाते हैं पहले से, ठीक है। जैसे यहाँ पर 96 और 404 पहले से दिया गया, तो वही चीज़ वो 2 नंबर हमारे पास पहले से दिए जाते हैं। अब HCF हमारे पास है, 2 नंबर भी हमारे पास है और LCM निकालना है, ठीक है जी। तो LCM यहाँ पे देखो, अब HCF बच रहा है, मल्टीप्लाई करा है, अगले स्टेप में क्या करेगा RHS में जाकर वो मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर LCM बचेगा। LHS में आपको जी भैया A की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 96 और B की जगह पे क्या रख सकते हैं 404, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर डिवाइड करेगा और HCF हमारे पास 4 है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा, ये 4 होगा, 0 है 0, 4 1 जा 4, और आप 96 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 96 1 जा 96 और 96, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ये क्या होगा आपका LCM होगा। क्या होगा, ये आपका LCM होगा। क्लियर है जी, याद रहेगा आप कहोगे हाँ भैया याद रहेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने HCF कैसे निकाला, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम 2 तरीके से कर सकते थे, एक तो विद यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, और दूसरा क्या था हम अलग HCF निकालते और अलग हम LCM निकालते। अब वो तरीका क्या है वो भी यहाँ पर अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए, ठीक है। पहले हम इससे पहले थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसमें कुछ और क्वेश्चन रह गए जो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन तो सीख लिया था, तो सेम पैटर्न पर आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपको ये बाकी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। क्या करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप अगर उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तब भी आपके 100
आउट ऑफ 90 प्लस आप स्कोर करोगे, ये मैं डेफिनेटली एंड वादे के साथ कह सकता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन जब हो जाए, ठीक है, जब पहला क्वेश्चन हो जाए देन आपको ये थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इस, आगे क्या लिखा गया, ठीक है, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड, ठीक है। तो ये जब आप क्वेश्चन करिएगा इसमें भी आपको HCF ही निकालना है। आप 32 से 616 को क्या करना, डिवाइड कर देना। तब तक आपको ऐसे ही मेथड से डिवाइड करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन करा था सेम पैटर्न पर आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्लियर है जी। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, नहीं होते हैं तो मैं आपको इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बाकी ये नॉलेज के लिए, बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप ये समझिए डायरेक्टली वही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। आगे तो यहाँ पर आप सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग आपको बताएंगे कि LCM कैसे फाइंड आउट करना है, HCF कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे भी मैं ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, इसके ये 5 एग्जाम्पल दिए गए, पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से पहला, दूसरा और ये चौथा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फोर्थ वाला भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड्स के लिए 2026 में जो अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 2027 में जो अपीयर करेंगे उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ फोर्थ वाला, और पहले क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ, ठीक है जी। उससे भी पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम HCF और LCM को समझ सकते हैं। देखो भाई, जब भी आपसे किसी भी नंबर का LCM पूछा जाए तो आप पहले ये समझिए कि LCM का मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर जो ये प्रोसीजर करके जो आंसर निकाला गया है वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। और HCF का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो बड़े से बड़ा है और कॉमन नंबर है जो दोनों में आ रहा है उस चीज़ को निकाला गया, और वही क्या होता है आपका HCF होता है। कि यहाँ तक कहानी क्लियर है? आप कहोगे जी भैया। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, 12 और 16, ठीक है, कितना दिया गया? 12 और 16, और आपसे कहा गया कि इन दोनों का आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। सो दैट अब करोगे क्या आप कि इसमें आपको क्या करना है, 12 और 16 को ऐसे आपको प्रॉपर एक साथ लिख लेना है और एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचनी है। अब आपको पता है 12 और 16 दोनों ही इवन नंबर है। अब आपने 2 से 20 तक अगर टेबल पढ़ा है तो उसका काम यहीं पर आएगा, ठीक है जी। इसीलिए आपको 12 से बोल रहा हूँ, 2 से 20 तक टेबल याद कराया जाता है कि इनका उपयोग कहाँ पर होगा। अब यहाँ पर होगा, दोनों ही इवन नंबर है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 6 जा 12 और 2 8 जा कितना होगा? 16। अब देखो 6 और 8 दोनों ही इवन नंबर है और 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब आप डिवाइड करोगे, देखो एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, यानी कि जब तक इवन नंबर है मिनिमम से डिवाइड होगा तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 को पहले 3 लिख लेंगे और 2 2 जा 4। अब देखो फिर से 2 आ गया तो 2 1 जा 2 और 3 को भी वैसे ही लिखेंगे। अब देखो 1 आ गया तो 1 को स्किप कर देंगे, अब 3 की तरफ चलेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, दोनों डिवाइड हो गया, लास्ट में 1 1 आ गया। तो अब जो नंबर आए हैं तो उनकी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या निकल के आए? 2 2 आया, फिर कितने 2 टाइम्स आया हुआ है? 2 4 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 लिख लें ऐसे, और ये 3 लिख लेते हैं। अब ये 4 कैसे हुआ? क्योंकि आपको पता है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखोगे तो पावर भी 4 ही हो जाएगी, और 3 है तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 3 जा 48। यानी कि अगर आप 12 और 16 का LCM निकालेंगे तो आपके पास 48 आएगा। अब ये 48 आया कैसे? पहले आपको इन सबके फैक्टर करने, और जो आपके पास ये लेफ्ट साइड में नंबर आते हैं इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 48 निकल के आ जाएगा, और वही आपका LCM होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप सेपरेट उनके फैक्टर करो, लास्ट में उनके फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करा दो, LCM आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है उस पर बात कर लेते हैं। भाई दूसरा मेथड ये है कि आप अलग अलग दोनों के फैक्टर करें तो इससे निकलेगा HCF, ठीक है। जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12। अब आपके जहन में एक डाउट आएगा कि 2 से ही क्यों 12 को डिवाइड करें? आपने 6 2 जा 12 पढ़ा है, 4 3 जा 12 पढ़ा है, 12 1 जा 12 पढ़ा है। देखिए बेटा, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि आपने अगर टेबल पढ़ा है 2 से 20 तक तो आपको पहले छोटे से छोटा नंबर से आपको डिवाइड करना है, छोटे से छोटे नंबर से उसके फैक्टर करने। तो आपको पता है 12 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 6 आया फिर से इवन नंबर यानी कि 2 3 जा 6। अब देखो 3 आया है तो 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 × 2 × 3, ठीक है।
तो ये 12 के फैक्टर है, ठीक है। अब हम 16 के फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर 16 के फैक्टर में हमें क्या मिलेगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 8 जा, ठीक है, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फैक्टर करना तो अब आपको आ ही गया, और 2 1 जा 2, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास फैक्टर क्या निकल के आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 कितने टाइम्स आ जाएगा भाई, 4 टाइम्स, ठीक है। अब जो कॉमन मिल रहा है उनको लिख लेंगे, देखो यहाँ पे 2 आया, एक बार एक पेयर बनेगा, एक ये दूसरा पेयर बनेगा, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा तो वो 2 2 जा 4 होगा, तो HCF कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है जी। तो इस तरीके से आपको HCF और LCM अलग अलग निकालना होता है, समझ में आ गया। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया 140 के फैक्टर करने, 156 के। देखिए आसान क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि जब आसान क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, उसकी कंसेप्ट समझ में आएगी, तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और बड़ा क्वेश्चन मैं समझाने के लिए बैठूंगा तो प्रोसीजर भी लंबा होगा और आपको लगेगा क्या भैया आप पढ़ा रहे हो, कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप डर जाओगे। तो इसलिए आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद 140 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसका HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करे जाते हैं। तो प्राइम फैक्टर इसके फाइंड आउट करने, ठीक है। एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर इसके कैसे होंगे देखना, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 140 हमारे पास दिया गया था और हमें इसके क्या करने, प्राइम फैक्टर करने। तो लास्ट का नंबर हमेशा आपको नोट करना है कि क्या है। देखो लास्ट का डिजिट अगर 0 है या फिर इवन नंबर है तो 2 से डेफिनेटली कटेगा, ठीक है। तो 2 7 या 14 और 1 0 1 0। अब लास्ट का 0 आ गया फिर डिजिट, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 या 6 हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम 1 बचेगा, 1 और 0 कितना हो जाएगा 10, और 2 5 या कितना होता है 10 होता है। अब देखो लास्ट का डिजिट ऑड नंबर है, यानी कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 3 की तरफ चलेंगे, क्या ये भाई साहब 3 से डिवाइड होगा। अब आपको कि भैया 3 के टेबल में 35 नहीं आता तो ये नहीं कटेगा। 4 से नहीं, 5 से, यानी कि 5 7 या 35 होता है कि नहीं, आपको हाँ भैया, और 7 1 या 7। तो इसके प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो क्या फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर भाई साहब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है 2 × 2, ठीक है, × 5 × 7। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जो खुद से कटते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जैसे 2 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं और 7, क्या ये किसी के टेबल में आते हैं, ये एक तो खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे इटसेल्फ खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, और दूसरा ये 1 से डिवाइड होंगे। इसके अलावा क्या है, ये किसी नंबर से डिवाइड होंगे नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये 2 5 7 यहाँ पर क्या है, प्राइम फैक्टर नंबर है, ठीक है, जो खुद से कटते हैं और या फिर 1 से कटते हैं। तो इस तरीके से आपको बस फैक्टर करने थे और बस आपको लिख देना था। क्लियर है जी, आपको हो गया, ठीक है भैया। और इसके इक्वल में 140 जरूर लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आपको प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 5 एग्जाम्पल आपको डिटेल में करना है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अभी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे, देखो सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के अभी क्वेश्चन मैंने कराए थे, देखना अभी दिखाता हूँ पीछे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये नहीं था, कहाँ गया भाई, कहाँ पे कराया था भाई, ये निकल के आ जा, अभी नहीं कराया, चलो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कराता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने शायद अभी कराया था यार, हाँ ये कराया था, ठीक है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग यहाँ पर क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। 26 91 के फैक्टर करने हैं, फिर HCF और LCM निकालना है। देखो यहाँ पर A और B दे दिया गया, क्या दे दिया गया, अब समझना एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पर हमारे पास 26 दिया गया था एंड 91 दिया गया था। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया, यानी कि A = 26 दिया गया, आपको भेजिए भैया, और B = 91 दिया क्या कि नहीं। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भाई यही होता है, ध्यान से देखना, फार्मूला क्या होता है HCF, ठीक है, HCF × LCM इक्वल में क्या होता है A × B, ठीक है। अब आपको पहले तो HCF निकालना मैंने आपको सिखाया कि HCF कैसे निकलेगा। तो 26 और 91 के अलग अलग फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 26 के फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 × 13, फैक्टर करना तो आ ही रहा है, और 91 के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7 × 13, ठीक है। अच्छा जी, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। तो HCF हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक चीज़ अगर निकल के आ गई, दो चीज़ तो नंबर तो दे ही दिए गए, तो LCM तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो HCF कितना निकलेगा 13, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें LCM भी मिल जाएगा। तो LCM निकालना है तो LCM को इधर ही रखो, A × B, यानी कि 26 × 91
और डिवाइड बाय हमारे पास HCF मल्टीप्लाई करा है, अगले स्टेप में डिवाइड में आ जाएगा और HCF कितना है 13, ठीक है जी। तो अब हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 में जा 13, 13 7 जा, ठीक है, और 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 का 2 4 14 और 14 2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या। ओवरऑल आपका LCM ये आ गया, ठीक है, HCF ये आ गया। और अगर आप देखो HCF भी अब आपके पास आ चुका है, LCM भी आ चुका है, दोनों चीज़ें निकल के आ चुकी हैं। तो इस पैटर्न पर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर आपको लास्ट में अपने क्वेश्चन की जांच करनी है तो क्या करो, A क्रॉस B लिखा है, इस जांच इससे यहाँ से जांच भी कर सकते हो। अब A क्रॉस B इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, A और B यानी कि 26 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो लास्ट का डिजिट 6 आएगा कि नहीं। और यहाँ पर LCM और HCF की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, लास्ट का डिजिट 6 आएगा कि नहीं। यानी कि जो वंस का जो डिजिट है, ठीक है, लास्ट का डिजिट है, डिजिट मैथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो डिजिट मैथड से दोनों में 6 आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो इस पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चंस करने होते। आगे बढ़े, अब आपको जी भी आगे बढ़ते। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने तो आपको बता ही दिया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है आप समझना एक बार। 306 दिया गया हमारे पास और कितना दिया गया 657, ठीक है जी। कितना लिखा है 306 और 657। अब समझने का प्रयास करना हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है। 306 और 657 और HCF 9 दिया गया है, ठीक है जी। ओके, तो क्वेश्चन कैसे लिखा गया है वो भी समझने का प्रयास करना आप जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है HCF, ठीक है, HCF 657 और कितना है भाई, और कितना था हमारे पास 657 था और 306 था, ठीक है। आगे पीछे लिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और 306 था, ठीक है। तो HCF कितना था 9 था और आपसे LCM पूछा गया। क्या पूछा गया, LCM। तो ध्यान से समझना, मैंने ये नंबर्स आगे पीछे लिख दिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है, HCF, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है LCM इक्वल में A क्रॉस B, यही होता है ना। अब आपको कि भैया वो तो बात ठीक है, लेकिन A की जगह पे लिखेंगे क्या। तो देखो कंपेयर करने पे देखो दोनों जगह पे 657 है कि नहीं। तो A की जगह पे हम लोग लिखेंगे 657 और B की जगह पे क्या लिखेंगे 306 दो बार है, यानी कि B की जगह पे हम लोग 306 लिख लेंगे, ठीक है जी। और HCF तो हमको दिया ही गया है, HCF यानी कि कंपेयर करोगे तो ये 9 क्या है वो HCF ही है, ठीक है। अब फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM निकालना है। तो LCM को इधर ही रखते हैं, देखो A क्रॉस B और डिवाइड बाय HCF ऐसे आ जाएगा डिवाइड में, आपको जी भैया A क्रॉस B हमारे पास कितना है, A क्रॉस B यानी कि 306 और 657 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और डिवाइड बाय 9। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। और ये भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या बोर्ड एग्जाम के लिए भाई ट्रिपल स्टार कर लो, ठीक है, बोर्ड में ये पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ आप उनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। उसके बाद इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। और एक ये देखो, ये ट्री मेथड से HCF और LCM निकालना सिखाया गया। नहीं समझ में आया आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको ये समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हुआ है कि भाई रूट 3 रूट 2 को आप ये प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो बताने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ट्राई करना। तो ये जो पूरी कंसेप्ट यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, तो ये मेथड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले मान लेना है कि रूट 3 का रेशनल नंबर है, और जब कोई चीज़ रेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब है हम उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा और इक्वल में हमें A² और B² मिलेगा कि नहीं, आपको जी भैया। अब आपको पता है ये B डिवाइड करा है तो अगले स्टेप में 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3B² इक्वल में A² मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको, ठीक है भैया। अब आपने ये भी तो पढ़ा है कि जब भी कोई नंबर A² को डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते थे कि B² इज इक्वल टू A² अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि A² को 3 डिवाइड कर रहा है, और आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी डिजिट अगर स्क्वायर को उसके डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक A को भी डिवाइड करेगा। तो हम अगर यहाँ पर A इज इक्वल टू 3 C मान लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, B² इज इक्वल टू 3 3 जा 9 C² अपॉन में 3। तो B² इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करोगे तो 3C² आ जाएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पर ये हमें क्या मिला हुआ है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो अपोजिट मिला हुआ है। ठीक है, ये क्या मिला हुआ है, अपोजिट मिला हुआ है। सो दैट आप बोल सकते हो यहाँ पर रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्योंकि ये हमें अपोजिट मिला है इसलिए रूट 3 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस पैटर्न पर आपको बस डेटा आपको लिखना था, बाकी लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जैसा आपको बेटर लगता है। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं भाई। सेम पैटर्न पर एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पर अटेम्प्ट करने, और यहाँ पर एक एग्जांपल और दे दिया गया जिसके थ्रू आप चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पहले एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं ताकि आपको किसी भी सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल आप करते नहीं हो और यही आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको फ्रैक्शन देख के आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले हम आपको बताएंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का नंबर है, जैसे ये आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भूल जाओ भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया 10/2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 2 × 2 2 5 × 10, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 5 आएगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया कि अब आपको मान लेते हैं यहाँ पे 5 लिखा है, अब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। तो अब आप क्या करोगे, तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे ऐसे, और इधर लिखोगे 5 लिखोगे, 4 × 4 घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 4 × 2 = 8। ठीक है, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा घटाने पे, तो डेसिमल लगा लिए तो 0 बढ़ा ही सकते हैं। 4 × 5 = 20, यानी कि 20 से 20 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो अब आपके पास आंसर कितना आएगा 1.25, ये निकल के आ जाएगा कि नहीं। यानी कि आप अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो और आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, कितना आ रहा है रिमाइंडर, अगर 0 आ रहा है देन वो क्या है टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ ना कुछ आए जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बेसिक कंसेप्ट बस इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि डिवाइड करने पर, ठीक है याद रखना, ठीक है, डिवाइड करने पर अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर अगर 0 आ गया देन वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के अलावा, ठीक है, रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, ठीक है, कुछ बच रहा है, या फिर किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, या होल नंबर से, यहाँ पर होल नंबर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर की बजाय हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर बेटर ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ये बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया कि आप किसी भी फ्रैक्शन को p/q को सॉल्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहे हो, और रिमाइंडर अगर आपके पास 0 बच रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है। और डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर नेचुरल नंबर मिल रहा है, यानी कि जैसे 1 2 3 कुछ भी ऐसा नंबर मिल रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया कि टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मान लेते हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन दे दी गई है 2/10। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा तरीका ये है टर्मिनेटिंग पहचानने का कि डिवाइडेंट जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसके आपको क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, और उसके फैक्टर में अगर केवल 2 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसके फैक्टर अगर केवल 2 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या फिर उसके फैक्टर अगर हम करते हैं और केवल हमको उसके फैक्टर में 5 मिल रहा है तब भी वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। और या फिर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों मिलते हैं, 2 × 5 के फॉर्म में है, तब भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। तो टर्मिनेटिंग के केस के लिए तो ये चीज़ें आसान है, बट नॉन टर्मिनेटिंग में आपको थोड़ा सा पहचानना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ समरी दे दी गई है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ये सब चीज़ें पूछेंगे तो आपको एक बार खुद से रीड करना है, और स्पेशली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बचता नहीं है, बचती है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैं यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न मेथड के बारे में अभी बात कर रहा था। ठीक है जी, तो अब ये क्या होती है देखो, यहाँ पर भी एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, क्या किया गया है भाई, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर a = BQ + R। ठीक है, ये क्या होती है हमारी यूक्लिड डिवीज़न मेथड होता है, यूक्लिड डिवीज़न जो थ्योरम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है, और b से क्या होता है छोटा होता है, डिवाइज़र से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, और मैंने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला तो करा ही दिया था। वो फार्मूला क्या था, कितने लोगों को याद है, HCF। ठीक है, क्या फार्मूला मैंने लिखाया था HCF और LCM से रिलेटेड अभी। ठीक है, वो फार्मूला था HCF × LCM इक्वल में होता है A × B, यही होता है ना। और यहाँ पर A और क्रॉस B ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे X एंड Y। ठीक है, ऐसे फॉर्म में ये क्या होते हैं डिजिट्स होते हैं जिनका हमें LCM या फिर HCF निकालना होता है। ठीक है जी, ओके। और यहाँ पर ये प्रूफ करना होता है कि √2 √3 क्या इरेशनल है, तो बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आज की क्लास में मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, और इसके अलावा अगर ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। और उसका भी जो टेलीग्राम का जो नाम है वो यही चैनल का नाम है एसएस लाइफ टाइम, ठीक है। इस चैनल का नाम आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पर कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर सारे क्लासेस की मैथमेटिक्स की मैं जो भी सीरीज़ लेकर के आता हूँ उनकी पीडीएफ मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।